नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप अपना स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये क्लास 10th की भारतीय वन की फ़िज़िक्स का बुक है ना, हाई स्कूल भौत की। तो इस फिज़िक्स की बुक में देखिए टोटल 1 से लेकर 7 चैप्टर तक हमें पढ़ना है। प्रकाश का प्रवर्तन से लेकर के प्रयोगिकी तक, जिसमें 6 चैप्टर मुख्य रूप से इसके चैप्टर हैं, ऊर्जा के स्रोत तक, और 7 नंबर इसके प्रैक्टिकल हैं, प्रयोगिकी। ठीक है। तो आज जो हम क्या देख रहे हैं कि इस भारतीय वन बुक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, इनके जितने भी क्वेश्चन आंसर है, अति लघु लघु दीर्घ, सारे एक एक क्वेश्चन आंसर को हम आज देखेंगे। ठीक है। ये आपके भारतीय वन बुक के बोलिए तो आंसर वीडियो है ना। तो आज जो है हम कराने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। ये देखिए बुक होगा आपका भारतीय वन, आप मिला सकते हैं। तो आज जो होगा प्रकाश का अपवर्तन होगा, क्योंकि प्रकाश का प्रवर्तन जो है ऑलरेडी करा चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें हैं तो आप प्लीज़ जाएं प्लेलिस्ट में, सारा इस बुक का आंसर का प्लेलिस्ट बना हुआ है और वहाँ आपको सारा मिलेगा। ठीक है। ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दिया हुआ है। तो चलिए आज जो है हम प्रकाश के अपवर्तन को शुरू करते हैं। तो देखिए आपका हम दिखाएं तो इस पार्ट आज जो है फिजिक्स का ये भारतीय वन बुक है, और इसमें जो है आज चैप्टर होगा कौन सा, प्रकाश का अपवर्तन। और इस चैप्टर में क्या हम देखेंगे तो बहुत सारे वस्तुनिष्ठ, अति लघु, लघु, दीर्घ, उत्तरीय संबंध है ना, यानी कि इस पाठ से संबंधित जितने भी ये सब प्रश्न उत्तर, सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। हाँ, चलिए। तो देखिए इसके अलावा ये तो फिजिक्स की बुक है, और इसमें भी पहला चैप्टर हो चुका है, सेकंड चैप्टर। वैसे ही केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी का भी भारतीय वन बुक का ऑलरेडी किया हुआ है। आप उसे देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, तो सारे बुक का प्लेलिस्ट बिल्कुल अलग अलग बना हुआ है, तो आप उसे जा कर के और बिल्कुल देख सकते हैं। इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, फिर एसएसटी, सारा कुछ का आंसर उपलब्ध है। तो आप एक बार प्लीज़ चेक ज़रूर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि और भी इस प्रकार के बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए उपलब्ध होंगे। और मैथ में डॉक्टर के.सी. सिन्हा और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी उपलब्ध है, और बाकी जो भी वीडियो हैं, बहुत सारे मॉडल सेट के आंसर ये सब आते रहेंगे, है ना। तो चलिए हम देखते हैं, इस चैप्टर को शुरू करते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को। तो देखिए आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो सबसे पहले इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, और अगर आपको यह स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो प्लीज़ आप जो है क्वालिटी बढ़ा करके देखें। तो जब आप क्वालिटी बढ़ाइएगा तो बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगेगा। ठीक है। क्योंकि वो नेट स्लो होने के कारण क्वालिटी लो में चलती है तो स्पष्ट नहीं दिखती है। तो आप क्वालिटी बढ़ा करके देखें, बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा। तो चलिए पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो आंसर है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे रूप से प्रवेश करती है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्त, ये जो आंसर है ये सिर्फ और सिर्फ आंसर वीडियो है। मैं आपको पहले बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ आंसर वीडियो है, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है। कॉन्सेप्ट वीडियो मेरा अलग है, वो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बिल्कुल आपको दिखेगा। ये सिर्फ आप अगर पढ़े होंगे या ना पढ़े होंगे तो सिर्फ भारतीय वन बुक का जो क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन का ये एक प्रकार से बोलिए तो नोट्स है ना, आंसर वीडियो। सिर्फ आपको यहाँ आंसर मिलेगा। ठीक है। और कॉन्सेप्ट जानने समझने के लिए आप जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखिए, है ना, वो भी उपलब्ध है। वैसे मैथ के सॉल्यूशन, फिजिक्स के भी सारे कॉन्सेप्ट वीडियो भी हैं। तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाएं और सारे जो जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं आपके क्लास के, 10th के, 12th के या जनरल, सारे वीडियोज़ को आप देखें। ओके। तो चलिए इसके दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब से दूर मुड़ती है। तो आंसर है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अभिलंब की ओर मुड़ती है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आंसर है, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अगला प्रश्न 4 नंबर, जब प्रकाश की एक किरण माध्यम ए से माध्यम बी में जाती है तब वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। तो आंसर है, चूँकि प्रकाश की किरण माध्यम बी से अभिलंब से दूर मुड़ती है,
इसलिए माध्यम ए माध्यम बी की अपेक्षा प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है। अगला प्रश्न 5 नंबर, अपवर्तनांक को प्रकाश की चाल के पद में परिभाषित करें। तो आंसर है किसी माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य या निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 6 नंबर, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो आंसर है हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है। अगला 7 नंबर प्रश्न, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करता है। तो आंसर है वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगला 8 नंबर प्रश्न, पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या अर्थ है। तो आंसर पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का अर्थ है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा पानी में प्रकाश की चाल का अनुपात 1.33 है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, क्या यह आवश्यक है कि प्रकाशतः सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक ही हो। तो हाँ, प्रकाशतः सघन माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर बताएं कि 1 2 3 में कौन निर्गत किरण नहीं हो सकती है ना। तो आंसर है इसका कि 1 तथा 2 निर्गत किरण नहीं हो सकती है, यानी कि पहला और दूसरा निर्गत किरण नहीं होगी। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न, और ये जो तीसरा किरण वह निर्गत किरण होगी। 11 नंबर हो सकती है ना। 11 नंबर प्रश्न है, अग्रांकित चित्र को ध्यान से देखकर बताएं कि आई का मान कितना होगा। तो देखिए, चूँकि हम जानते हैं कि फिगर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, तो कोण आई बराबर कोण आर होता है, इसलिए जब आर का मान 60 डिग्री है तो आई का मान भी 60 डिग्री होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न देखिए, 12 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है कांच की पट्टिका से बाहर निकलने पर निर्गत किरण और पट्टिका पर आधारित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। अगला प्रश्न, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो आंसर है लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के अपवर्तन द्वारा बनाते हैं। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखें। तो आंसर है लेंस का मुख्य अक्ष उसकी सतहों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा होती है। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर, लेंस से किसी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और लेंस की फोकस दूरी f हो तो इन तीनों के बीच क्या संबंध है। तो ये जो है लेंस सूत्र भी इसको कहते हैं क्या, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ये लेंस सूत्र है। ठीक है फ्रेंड, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंसर वीडियो है। सिर्फ हम आंसर इसमें यार कि एक प्रकार से नोट्स या आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो और बाकी अन्य बुक्स के आंसर के लिए आप जो है प्लेलिस्ट पर जाएं और सारे बुक का प्लेलिस्ट बिल्कुल अरेंज वे में है और उसे आप एक बार ज़रूर देखें। ओके, जैसे किसी प्रकार से केमिस्ट्री के भी हैं, बायोलॉजी के भी हैं और एसएसटी के भी हैं, हिंदी भी हैं और संस्कृत भी है। संस्कृत में तो प्रत्येक चैप्टर का जो है पूरा का पूरा हिंदी रूपांतरण के साथ है ना। तो इसलिए ये सब आप एक बार अपने यूज़फुल वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर प्रश्न पर, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखें। तो आंसर है लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट आइए 17 नंबर प्रश्न, तो प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं, लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है। तो आंसर है प्रत्येक लेंस के 2 मुख्य फोकस होते हैं, प्रायः लेंस के द्वितीय मुख्य फोकस को ही लेंस का फोकस कहा जाता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए, लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में क्या संबंध है। तो आंसर है लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी होती है।
चलिए नेक्स्ट 19 नंबर देखिए। किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया गया है, क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? तो आंसर हाँ, उस लेंस द्वारा किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न देखिए। कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो आंसर है उत्तल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट 21 नंबर देखिए। यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आंसर है जब वस्तु उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर स्थित होता है तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर 2f पर बनता जो उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उसके आकार के बराबर के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो जब उत्तल लेंस से 2f दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तब लेंस द्वारा बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट 23 नंबर देखिए। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो आंसर है जब वस्तु को उत्तल लेंस तथा उसके फोकस के बीच रखा जाता है तब उसका आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए। अगर किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा? तो आंसर है उत्तल लेंस के सामने उसके फोकस पर पिन को रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट 25 नंबर देखिए। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर है अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। अगला 26 नंबर प्रश्न। एक लेंस की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है, बताएं कि यह अवतल लेंस है या उत्तल लेंस? तो आंसर है चूँकि लेंस की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक है इसलिए यह अवतल लेंस है। अगला 27 नंबर प्रश्न। यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस है? तो आंसर है अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सदा सीधा और छोटा होता है। अगला 28 नंबर प्रश्न। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाला चित्र आभासी होता है या वास्तविक? तो आंसर है पर्दे पर दिखने वाला चित्र वास्तविक होता है क्योंकि पर्दे पर वास्तविक चित्र को ही पाया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को नहीं। अगला 29 नंबर प्रश्न। किसी लेंस की फोकस दूरी उसकी क्षमता से किस प्रकार संबंधित है? तो आंसर है यदि किसी लेंस की क्षमता p और उसकी फोकस दूरी f हो तो ये फॉर्मूला होता है p बराबर 1/f, है ना, आप पढ़े होंगे p बराबर 1/f। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए। किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित करें। तो आंसर है एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसका फोकस दूरी 1 मीटर हो। अगला प्रश्न। एक व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर, बताएं कि लेंस अवतल है या उत्तल? तो आंसर है लेंस उत्तल है। एंड अति लघु का लास्ट प्रश्न देखते हैं। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो आंसर अवतल लेंस की क्षमता p और 1/f होता है इसलिए इसको वैल्यू रखेंगे तो -0.5 डायोप्टर आएगी। तो देखिए फ्रेंड ये सिर्फ और सिर्फ अति लघु का उत्तर था, है ना। अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इसके लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर। और मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ उत्तर आंसर वीडियो है ना, कॉन्सेप्ट वीडियो अलग है, वो आप एक बार उसे भी ज़रूर देखें। और इसके अलावे फिजिक्स जो तो चल ही रहा, इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी
और अन्य बुक के आंसर के लिए भी आप प्लेलिस्ट में जाएं, क्योंकि प्लेलिस्ट में सारा बुक का आंसर और सॉल्यूशन सब व्यवस्थित रूप में उपलब्ध है ना। और मैट्रिक जो होने वाला है 2022 में, तो उस है ना उस एग्ज़ाम का जो है जितने भी मॉडल सेट हैं मार्केट में उपलब्ध होंगे, उस सारे मॉडल सेट के आंसर भी यानी कि उसके भी सॉल्यूशन जो है आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, क्योंकि जैसे ही वो आंसर हम डालें आपके पास आसानी से पहुंच सके। ओके, तो चलिए अब जो है इसके लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, लघुत्तरीय का पहला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन का क्या अर्थ है? तो आंसर है, जब प्रकाश की किरण तिरछे रूप से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देखिए, हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के कोई दो प्रभावों को लिखें। तो आंसर है, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित दो प्रभाव हैं। पहला, पानी में तिरछे रूप से रखी छड़ी को ऊपर से देखने पर छड़ी मुड़ी हुई और छोटी दिखाई पड़ना। और दूसरा, पानी में डूबे हुए सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखिए, क्या कह रहा, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जब किरण जल में तिरछे रूप में प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताएं और क्यों? तो देखिए आंसर है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जब जल में तिरछे रूप में प्रवेश करती है, तब यह किरण अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, जिससे यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 4 नंबर। आपको फिगर भी दिख रहा होगा कि 3 माध्यम क्रमशः कांच, हवा तथा पानी से होकर प्रकाश के अपवर्तन को चित्र द्वारा दर्शाएं। तो जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि प्रकाश के अपवर्तन पहले कांच से हवा में गया, फिर हवा से पानी में गया, है ना। तो आप इसे बना लें, नोट्स कर लें। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, कांच की सिल्ली या पट्टिका के भीतर से अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचें। तो जैसा आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना, कि ये जो है ABCD एक कांच की पट्टिका सिल्ली है, जिसमें PO आपतित किरण है, OO' अपवर्तित किरण और फिर OR निर्गत किरण है। तो आप इसे फिगर नोट कर ले। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? क्या यह कांच की पट्टिका की मोटाई पर निर्भर करता है? तो आंसर है, प्रकाश की किरण जब तिरछे रूप से एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में और फिर समानांतर पृष्ठों वाले दूसरे माध्यम से चलकर पहले माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतित किरण में केवल पार्श्विक विस्थापन होता है। पार्श्विक विस्थापन कांच की पट्टिका की मोटाई के समानुपाती होता है। चलिए अगला 7 नंबर प्रश्न देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? समझा कर लिखें। तो आंसर है, निर्वात में प्रकाश की चाल C और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल V के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अतः निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि N बराबर C/V। चलिए नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो आंसर है, प्रकाश के अपवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम हैं। पहला, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एंड दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, अर्थात sin I बटा sin R बराबर एक नियतांक। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। तो आंसर है, स्नेल का नियम,
प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियत होता है, अर्थात साइन आई बटा साइन आर बराबर एक नियतांक। इस नियतांक को पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और इसे n से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी एक कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, कारण बताएं। तो आंसर है सूर्य से प्रकाश के साथ साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी पृथ्वी पर आती है, इसलिए जब हम उत्तल लेंस द्वारा सूर्य से आती प्रकाश किरणों को कागज पर फोकसित करते हैं तो प्रकाश के साथ ऊष्मीय ऊर्जा भी कागज के छोटे से भाग पर फोकसित होती है। अधिक ऊष्मा के कारण कागज का वह भाग जल उठता है। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं। उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है? तो आंसर है उत्तल लेंस को आँख के सामने रखकर सूर्य को देखने पर सूर्य से आती ऊष्मा आँख के रेटिना पर फोकसित होकर उसको अत्यधिक क्षति पहुंचा सकती है, तो इसलिए यह मना है देखना। नेक्स्ट 12 नंबर देखते हैं। कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? तो आंसर है इस प्रकार बनाए गए लेंस निकायों का उपयोग सामान्यतः कैमरे के लेंस, दूरदर्शक और सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यकों के बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाएं जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच है। तो फ्रेंड्स इसका जो है आपका फिगर दिख रहा होगा कि चित्र में किरण आरेख दिखाया गया है। वस्तु OA उत्तल लेंस के फोकस F' और प्रकाशिक केंद्र P के बीच स्थित है और IB इसका प्रतिबिंब है। यह प्रतिबिंब उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु है तथा प्रतिबिंब आभासी यानी कि काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। तो आप इसे फिगर नोट कर लें, है ना। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आंसर वीडियो है, कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है। कॉन्सेप्ट वीडियो भी आप एक बार अवश्य देखें और बाकी अन्य फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अन्य भारतीय वन बुक के आंसर देखने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट पर ज़रूर जाएं। सारे बुक का अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार है। उसी प्रकार से SST के भी है, हिंदी के भी हैं और संस्कृत के भी हैं, है ना। संस्कृत के तो पूरे संस्कृत जो पाठ है उस पूरे पाठ का हिंदी रूपांतरण है और उसके प्रश्न उत्तर है। तो एक बार ये इन सारे वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर। देखिए कह रहा है किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी की दुगनी दूरी के बीच रखी गई वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित करें। तो आंसर है चित्र में किरण आरेख द्वारा प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित किया गया। वस्तु OA उत्तल लेंस से उसकी फोकस दूरी की दुगनी दूरी इनकी 2F' तथा अनंत के बीच स्थित है। इस वस्तु का प्रतिबिंब IB जो F और 2F के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और आकार में वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। आप फिगर देख रहे होंगे, आप इसका फिगर जो भी आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो है यहाँ से फिर बहुत सारे फिगर का क्वेश्चन आएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न देखिए। करें उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु को किस दूरी पर रखा जाए कि समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बने, इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। तो किरण आरेख आप देख रहे होंगे, है ना। उत्तर है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर जब वस्तु को लेंस की फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखा जाता है तभी वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चित्र में किरण आरेख दिखाया गया वस्तु OA का प्राप्त वास्तविक प्रतिबिंब IB उल्टा होता है ना। आप चित्र एक और बना लें। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देखिए। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया
को स्पष्ट करें या किरण आरेख खींचें। तो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक एवं आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को लेंस के फोकस और दुगनी फोकस दूरी के बीच रखा जाता है। चित्र में किरण आरेख दिखाया गया है। OA वस्तु है जो लेंस की फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी के बीच स्थित है। IB इसका प्रतिबिंब है जो वास्तविक, उल्टा तथा आकार में वस्तु से बड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट फिगर आप देख लीजिए, है ना। अगला 17 नंबर प्रश्न देखिए। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया का किरण आरेख खींचें। तो आंसर है, चित्र में किरण आरेख दिखाया गया है। वो एक वस्तु है जो केवल अवतल लेंस के सामने रखा गया है। OA का प्रतिबिंब IB है। यह प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से आकार में छोटा होता है। आप इसका भी किरण आरेख देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि किसी उत्तल लेंस पर आधारित किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वह लेंस से अपवर्तन के बाद किस प्रकार मुड़ेगी? किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें। आंसर है, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के बाद लेंस के फोकस से होकर गुजरेगी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हो गया। चलिए नेक्स्ट अब इसके थोड़े बड़े लघुत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। करें कि प्रकाश की एक किरण का अपवर्तन दिखाने के लिए किरण आरेख खींचें। पहला, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हो, और दूसरा, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हो। तो देखिए आपको जो है चित्र 2 दिख रहा होगा। पहला में उत्तर क्या है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जैसा कि चित्र इतना दिख रहा है। AO विरल माध्यम में आपतित किरण और सघन माध्यम में OB अपवर्तित किरण है। और दूसरा जो है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, जैसा कि चित्र जो 2.13 में दिखाया गया। OA सघन माध्यम में आपतित किरण और विरल माध्यम में OB अपवर्तित किरण है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आंसर है, उत्तल लेंस में जब मुख्य अक्ष के निकट प्रकाश का समानांतर किरण पुंज लेंस पर आपतित होता है तो सभी किरणें लेंस से होकर गुजरने के बाद लेंस के फोकस पर अभिसरित होती है। यही कारण है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और दूसरा जो है, अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के निकट प्रकाश का समानांतर किरण पुंज लेंस से होकर गुजरने के बाद बाहर की ओर फैल जाता है और लेंस के पीछे मुख्य फोकस से अपसरित होता हुआ प्रतीत होता है, अतः अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो आंसर है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। पहला, उत्तल लेंस में है कि क्या उत्तल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और दूसरा अवतल लेंस में अवतल लेंस दोनों किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, और दूसरा उत्तल लेंस का फोकस वास्तविक होता है जबकि अवतल लेंस का फोकस काल्पनिक या आभासी होता है। और तीसरा अंतर है, यह लेंस प्रकाश को अभिसरित करता है जबकि अवतल लेंस में यह लेंस प्रकाश को अपसारित करता है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए। आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और कांच की एक वृत्ताकार पट्टिका दी गई। उनकी सतहों को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे? तो आंसर है, पहले दोनों लेंसों और कांच की वृत्ताकार पट्टिका को बारी बारी से अपने हाथ से पकड़कर किसी पुस्तक के छपे पृष्ठ के निकट लाते हैं और इनसे होकर छपे अक्षरों को देखते हैं। तो पहला,
यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से छोटे दिखाई पड़ते हैं तो यह अवतल लेंस है। दूसरा, यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार के बराबर दिखाई पड़ते हैं तो यह कांच की वृत्ताकार पट्टिका है। और फिर यदि पुस्तक के छपे अक्षर अपने वास्तविक आकार से बड़े दिखाई पड़ते हैं तो वह उत्तल लेंस है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न देखिए। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रा लिख लिया है। तो आंसर है कि लेंस की क्षमता उसके उस सामर्थ्य की माप है जो प्रकाश की समांतर किरणों का अभिसरण या अपसरण करती है। और मात्रक जो है, लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स होता है। इसे डायोप्टर द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी कि एक डायोप्टर द्वारा 1 मीटर इनवर्स होता है। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखिए कि एक उत्तल लेंस वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनाता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर और लेंस की क्षमता क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ये तो न्यूमेरिकल है ना, u बराबर 40 और दिया हुआ है, यहाँ से f निकाल लिए और फिर p बराबर 1/f रख के 5 डायोप्टर निकाल लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न यहाँ से अब दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू होता है, जिसको भी देख लेते हैं। तो पहला है सचित्र व्याख्या करें। पहला जो है, पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ी दिखाई पड़ती है। और दूसरा है, पानी भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है। हाँ, ये दोनों सचित्र व्याख्या करना है। तो चलिए करते हैं। पहला का नंबर में, पानी में जब एक सीधी छड़ी तिरछी रूप से रखी जाती है तब आभासतः ऊपर की ओर मुड़ी हुई तथा छोटी प्रतीत होती है। ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश की किरणें जब छड़ी के सिरे B से पानी से हवा में जाती है तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। इसलिए आँख को किरणें B के ऊपर बिंदु C से आती प्रतीत होती है। प्रकाश की अपवर्तन के कारण B का प्रतिबिंब C है। छड़ी के पानी में डूबे हुए भाग AB के किसी भी बिंदु के लिए यही बात लागू होती है। इसलिए प्रेक्षक को पानी में डूबी छड़ी के भाग का आभासी प्रतिबिंब AC दिखाई पड़ता है। एंड दूसरा जो है, पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर स्थित कोई बिंदु O से आती हुई किरणें पानी की सतह पर आने पर, चूँकि पानी में हवा में आती है, इसलिए अभिलंब से दूर हटकर प्रेक्षक के आँख तक पहुँचती है। ये किरणें बिंदु I से आती हुई प्रतीत होती है, जिससे बाल्टी की गहराई उसके वास्तविक गहराई से कम प्रतीत होती है ना। और इसके बाद इस जो निष्कर्ष इसका निकलता है कि यही कारण कि पानी में भरे किसी बर्तन में उसकी पेंदी में कोई सिक्का रखा हो तो वह थोड़ा ऊपर उठा दिखाई पड़ता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इसके जो है दूसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। जब प्रकाश कांच के आयताकार सिल्ली में तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है। किरण आरेख से इसे समझाएं। तो देखिए, जैसा इसमें तो किरण आरेख खींचना है तो सिंपल जो है ABCD किरण आरेख देख रहे होंगे, और जिसमें P से लेकर के O जो है आपतित किरण है, जो कि O सतह पर आपतित होती है, और फिर O फिर अपवर्तित किरण है, और फिर वह पुनः अपवर्तित किरण OM जो है आपतित किरण होती है, और यही जो है निर्गत किरण कहलाती है ना। तो यहाँ पर से आप फिगर देख रहे होंगे और सारा का व्याख्या भी लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल फिगर बना लीजिए और व्याख्या भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर कि किरण आरेख की सहायता से उत्तल तथा अवतल लेंसों के प्रथम एवं द्वितीय मुख्य फोकस को समझाएं। तो देखिए, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर, आंसर इसका, उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु F1 से आती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। एक निश्चित बिंदु F1 को उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहा जाता है। इसी प्रकार किसी अवतल लेंस से मुख्य अक्ष के निश्चित बिंदु F1 की दिशा में
आपतित प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती हैं। इस बिंदु F1 को अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। फिर जैसा कि आप फिगर भी देख सकते हैं, फिर यदि प्रकाश किरणें किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती हैं तो वे लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर लेंस के दूसरी ओर स्थित एक निश्चित बिंदु से होकर जाती है। इस बिंदु को उस उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस यानी F2 कहा जाता है। इसी प्रकार यदि प्रकाश किरणें है ना किसी अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो वे लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपसारित होती है। यदि इन अपवर्तित किरणों को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वे लेंस के उस ओर जिधर से प्रकाश किरणें आपतित हुई है मुख्य अक्ष के एक निश्चित बिंदु F2 पर आकर मिलती है। किसी प्रेक्षक को लेंस से अपसारित किरणें इसी बिंदु F2 से आती हुई प्रतीत होती है। इस बिंदु को अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस कहा जाता है, जैसा कि आप फिगर देख सकते हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्वितीय मुख्य फोकस F2 को ही लेंस का फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस दूरी को ही लेंस की फोकस दूरी कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये जो है प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर समाप्त हुआ। तो इसमें जितने भी एक चैप्टर में मात्र जो है कुछ ही मिनटों में एक चैप्टर में इतने सारे प्रश्न आप देखें, तो अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़े भी होंगे तो आप इतने सारे जब प्रश्न को देखेंगे, समझेंगे, आप नोट्स तैयार कर लेंगे तो इससे एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में फालतू होने वाला नहीं है। इतने सारे जब आप प्रश्न कर लेंगे तो ठीक है। और ये जो है आप बिल्कुल सिंसियर स्टूडेंट होंगे तो बिल्कुल समझ रहे होंगे कि जितने भी इतने सारे प्रश्न आप कर लीजिएगा उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, तो आपका एक प्रश्न छूटने नहीं जा रहा, ठीक है। और इसके अलावा देखिए कि अगर आप जो है हम पहले नीचे से ही बात कर लेते हैं कि देखिए आप अगर जो है 9th और 10th के लिए उपलब्ध और वीडियो क्या क्या हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद जीनियस अमित पर, तो वह वीडियो है मैथ की हम बात करें तो डॉक्टर KC सिन्हा जी का और NCERT का सॉल्यूशन है, फुल सॉल्यूशन है ना। तो उसके सॉल्यूशन वीडियो चल रहे हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत सारे और सॉल्यूशन वीडियो बहुत जल्द उपलब्ध होंगे, है ना। उसी प्रकार से साइंस की बात करें तो भारती वन बुक जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये भारती वन बुक का जो है पूरा का आंसर है जिस प्रकार से आप अभी देखें, और सारे का बिल्कुल प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। आप वहाँ जाएं और सारा व्यवस्थित रूप में आपको मिलेगा। और वही SST की हम बात करें तो SST में भी जितने भी NCERT और भारती वन बुक है उस सारे बुक का आंसर उपलब्ध है, वो भी प्लेलिस्ट में बिल्कुल व्यवस्थित रूप में प्रत्येक का आंसर है। हिंदी भी NCERT बुक का जो आंसर है सारा उपलब्ध है। और संस्कृत सबसे इम्पोर्टेंट, संस्कृत भी NCERT बुक का सारा आंसर उपलब्ध है, और वो भी संस्कृत के प्रत्येक चैप्टर का पूरा संस्कृत से हिंदी रूपांतरण किया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो जब एक बार आप जो है पूरे चैप्टर को संस्कृत से हिंदी रूपांतरण जान जाएंगे तो आप पूरे ऑब्जेक्टिव और प्रश्नोत्तर आसानी से बना सकते हैं। और उसी प्रकार से इंग्लिश का भी जो NCERT बुक है उसका भी आंसर उपलब्ध है। तो ये आपके 9th 10th के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। और इसके अलावा मैट्रिक एग्ज़ाम जो है होने वाला है 2022 में, तो मार्केट में जितने भी उपलब्ध मॉडल सेट होंगे जैसे कि BVD, A1, टारगेट, आलोक, भारती वन, तो ये सब सारे मॉडल सेट की सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, और जैसे ही वो सारे वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत मैसेज पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा पाएँ। ओके। और वहीं अगर क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th के भी 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश बुक है, तो उसका भी आंसर उपलब्ध है। और इसके अलावा न्यू अपडेट में क्लास 12th के जो आर्ट्स सब्जेक्ट है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, है ना, तो ये सब सारे के भी NCERT बुक के आंसर और मॉडल सेट आंसर और क्लास नोट्स ये सब सारा उपलब्ध है। और वही जनरल कंपटीशन की बात करें तो उसके भी मैथ, नवीन अंगणित और महेश मिश्र का सॉल्यूशन और आगामी एग्ज़ाम के जितने भी मॉडल सेट है उसके सॉल्यूशन भी उपलब्ध है। तो
तो इसलिए प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लें। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो है आपके लिए उपलब्ध है, और इस प्रकार से बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, थैंक यू।